हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। हम भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, डेली बाय डेली हम हर एक सब्जेक्ट को चेंज कर करके क्वेश्चंस में लेके आ रही हूँ आपके लिए। कल हम करेंगे 100 क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंग्लिश के। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हैं, कल हम इंग्लिश के करेंगे, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी के। तो सभी को शेयर कर दिया करो सेशन को, और लोगों को भी पता चले जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या पता थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए मेरी तरफ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी की पेडागोजी कर रहे हैं आज हम। मे बी 30 to 40 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बताइएगा क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। यानी टीचर क्या है, बच्चों को शब्दावली सिखाना चाह रहा है, तो कौन सा एक इफेक्टिव तरीका होगा, बताइए। कहानी और चित्रों का प्रयोग करके सिखाए। बी ऑप्शन है, दोहराव और ड्रिल का प्रयोग करें, यानी रिपीटेशन करें। लिखित अभ्यास का प्रयोग कराए, कि राइटिंग असाइनमेंट्स करा दे कि भाई ये वर्ड्स याद कर लो लिख लिख के। या फिर टेक्स्ट बुक का प्रयोग करें, यानी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें। तो कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट होगा, बताइए। देखो, हमें ना किसी भी चीज को टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक से हमें दूर जाना है, ठीक है। ना ही हमें बच्चों को लिखित अभ्यास, कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करानी है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो। और ना ही हमें प्रैक्टिस और ड्रिल कराना है, ठीक है। क्या कराना है, कहानी और चित्रों का प्रयोग करके टीचर को शब्दावली सिखानी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताइएगा। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, क्या है बहुभाषावाद का उद्देश्य, बताइए। मल्टीलिंग्वलिज्म। ए ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सिखाएं, तभी बहुभाषावाद का उद्देश्य पूरा होगा। थर्ड है, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषा का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। नौकरियों के लिए तो अंग्रेजी भाषा सिखाएं हैं, और अपने घर के लिए कोई भी मातृभाषा सिखाएं, वैसे नॉर्मली कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए। तो ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना है। ना ही हमें शास्त्रीय भाषा सिखानी है बच्चे को, ना ही ये कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सिखाएं। भाई उन पे थोपना थोड़ी है। बहुभाषावाद का मतलब होता है कि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो उनकी वजह से सब डिस्कशन आपस में कर रहे हैं, तो सीख जाते हैं एक दूसरे के साथ प्रयोग कर करके, है ना। उसका ये मतलब थोड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाषा टीचर सिखाए या फिर उन्हें आनी चाहिए, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है कि शिक्षण अधिगम के लिए, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों की ही भाषा का प्रयोग करें, शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना, ठीक है। जहाँ बच्चों की भाषा प्रयोग हो रही है या बच्चे के अनुभव को ध्यान में रखा जा रहा है, बच्चे को ध्यान में रखा जा रहा है, वो ऑप्शन हमारे बेटर होते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से कौन सी संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने, ठीक है। गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। 8 तरह की बुद्धि पे ये बात करते हैं, तो उसमें से भाषा से कौन सी संबंधित बुद्धि है ऑप्शन के अंदर, बताइए। प्रवाह सटीकता बुद्धि, सेकंड है भाषाई मौखिक बुद्धि, थर्ड है शब्दावली व्याकरण बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है दृश्यात्मक के स्थानीय बुद्धि। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट होगा, बताइए। देखो, भाषा की बात हो रही है, तो भाई जिसकी भाषा में अच्छी पकड़ है, जिसकी फ्लुएंसी अच्छी है, जो भाषा अच्छे से यूज कर सकता है, बोल सकता है बिना हिचकिचाए, उनके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है। सिंपल सी बात है, भाषा से संबंधित है तो भाषाई बुद्धि तो पाएगी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, बताइए। कौन सा एक मल्टीलिंग्वलिज्म का बेनिफिट है, एडवांटेज है। फर्स्ट ऑप्शन है कि समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, यानी अगर क्लास में बहुभाषावाद होगा तो बच्चों के क्या है, वर्ड पावर भी बढ़ेगी, यानी शब्दावली बढ़ेगी, और इफेक्टिव भी रहेगा जो वो पढ़ रहे हैं, लेक्चर है जो भी कुछ है।
अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान होगा, दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट भी करेंगे। वही भी साथ वाला दूसरी पृष्ठभूमि से आ रहा है, अगले का फ्रेंड है तो वही उसकी रेस्पेक्ट तो करेगा ही वो बच्चा, है ना। ये तो मजाक की बात है, लेकिन दूसरे की भाषा के सम्मान भी करेंगे। सीमित रोजगार के अवसर होंगे। भाई रोजगार के अवसर बिल्कुल रुक जाएंगे अगर बच्चों से ज्यादा भाषा आ गई तो क्या ये सही है ऑप्शन। परभाषिक जागरूकता होगी, यानी सभी भाषाओं से जागरूक होंगे। जब अलग अलग भाषा वाले बच्चे होंगे तो उन्हें अवेयरनेस भी होगी कि अच्छा इनकी ये भाषा, इनकी ये भाषा, सीखने को भी मिलेगी और अवेयर भी होंगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है कि बहुभाषावाद से क्या है, रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन में हमारा दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्य को निर्देशित करता है, यानी अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या कर रहा है, गाइड देयर एक्शंस, गाइड देयर एक्शंस, यानी अपने ही एक्शंस को गाइड कर रहा है, करती है या करता है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, वो सुनने योग्य नहीं है, ऑडिबल नहीं है। क्या हो रहा है ये, ऑडिबल नहीं है। ठीक है, उसके वाचन को क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, जो बच्चा अपने ही एक्शंस को गाइड कर रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है वो किसी को। आंतरिक भाषण, सेकंड ऑप्शन है निजी भाषण, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक भाषण, फोर्थ ऑप्शन है आत्म केंद्रित भाषण। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। आत्म केंद्रित तो ईगो सेंट्रिज्म होता है ना। पेन थोड़ा सा और मोटा कर लेती हूँ। ठीक है, सामाजिक भाषण या फिर निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषण, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। भाई बच्चा क्या है, अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है, लेकिन क्या है, वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है तो आंतरिक है, यानी मन मन में ही बोल रहा है, जैसे मन मन में बोलते हैं कुछ भी, जैसे मैं बैठी हूँ, क्या पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा हो, तो आप लोग सुन सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ वही तो सुन सकते हैं। निजी भाषण क्या होता है, यानी निजी, अकेले में बैठ के बोल रहा है बच्चा। ठीक है, सामाजिक भाषण क्या होता है, सभी के साथ बोल रहा है, मम्मी से, पापा से, दादा दादी, पड़ोस में बोल रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो हमारा ऑप्शन बी हो सकता था। ठीक है, लेकिन वो सुनने योग्य नहीं है, तो कौन सी है, आंतरिक भाषा, यानी साइलेंट इनर स्पीच। इंग्लिश में लिख देती हूँ, साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, और ये कौन सा है, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, सामाजिक भाषण कौन सा है, सोशल स्पीच। 3 तरह की स्पीच दी है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, पेन में कुछ मजा सा नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा भाषा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, भाषा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, यानी कंटेक्स्ट से कौन सी जुड़ी है। ठीक है, लिंग्विस्टिक की कौन सी ब्रांच जो कि कंटेक्स्ट से जुड़ी हुई है, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। अर्थ विज्ञान यानी सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स, या फिर उपयोगिता विज्ञान, इसे यूटिलिटी साइंस भी बोल सकते हैं अगर इसका अनुवाद करें तो, या फिर प्रैग्मेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्वर विज्ञान यानी फोनोलॉजी। तो बताइए, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताइए। देखो, फोनोलॉजी तो साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी होता है शब्द की आंतरिक संरचना देखना। सिमेंटिक्स क्या होता है, किसी चीज की मीनिंग को पढ़ना, मीनिंग की स्टडी करना, शब्द की या सेंटेंस की। प्रैग्मेटिक्स होता है कि संदर्भ में भाषा से, भाषा को संदर्भ से जोड़ना। ठीक है, संदर्भ में जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस, ठीक है, तो वो होता है प्रैग्मेटिक्स, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए, यानी ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से यानी छोटी क्लास से और 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए। 1 बड़ी क्लास का बच्चा, 4 छोटी क्लास के, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ की सहायता कर सके, यानी जो बड़ी क्लास का बच्चा है वो छोटों की सहायता कर सके, हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके।
समूह निर्माण का यह विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन करता है ग्रुप डिस्कशन की बात? ग्रुप डिस्कशन की बात कौन करता है बताइए? ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, असिस्टिंग यानी स्कैफोल्डिंग की भी बात हो रही है, या फिर टेम्परेरी हेल्प की बात कर लो, हेल्प की, सपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इनकी बातें कौन करता है? ये बात कौन करता है? कौन से किस सिद्धांत पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत, या फिर वाइगोत्स्की का सिद्धांत, या ब्लमफील्ड का सिद्धांत, या फिर क्रेशन का सिद्धांत? तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सेकंड सही, यानी वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं कि बच्चों को क्या है, अंत्यक्रिया करके सीखना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सीखना चाहिए, पीयर ट्यूटरिंग के थ्रू सीखना चाहिए, दूसरे की हेल्प करना चाहिए। यानी अगर कोई बड़ा किसी की हेल्प कर रहा है तो जो कर रहा है मतलब हेल्प जो दी जा रही है उसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। इन्होंने पार्ट भी कहा है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, यानी क्या है, ग्रुप में कोई बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है, कुछ अटपटा सा, मतलब अनुचित, गलत बोल रहा है, कुछ भी, क्या पता नहीं क्या बदतमीजी कर रहा होगा, एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? बताइए, अगर कोई बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है तो आप कल जब टीचर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे। समूची कक्षा होती है यानी पूरी क्लास के सामने उस पर चिल्लाएंगे कि ओ तू ऐसे क्यों कर रहा है, हेलो आप ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चा। उससे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे कि भाई बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। थर्ड ऑप्शन है उसे सभी के सामने बात करेंगे तो भी बेइज्जती होगी, भाई सबके सामने उससे बात करेंगे, चिल्लाएंगे तो भी बेइज्जती होगी। उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसे स्वयं अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई इग्नोर तो हमें करना नहीं है बच्चे को, है ना, और सबके सामने कहेंगे तो इंसल्ट होगी उसकी, और चिल्ला रहे हैं तो ये तो सरासर बेइज्जती है ना। उससे आराम से बात करेंगे, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? जो लिखने से संबंधित विकार है उसे क्या कहेंगे? लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया, क्रिया वैकल्य, डिस्प्रेक्सिया, गणन वैकल्य, डिस्कैल्कुलिया, वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया। तो बताइए, बताओ कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, भाई लिखने से दिक्कत है तो लेखन वैकल्य ही तो होगा, है ना। तो डिस्ग्राफिया है, उसे क्या है बच्चे को? डिस्ग्राफिया है, ठीक है। कौन सा विकार है? डिस्ग्राफिया। ये गणन वैकल्य, ये मैथ से रिलेटेड है, ये बच्चा जब देख नहीं पाता है, गलत लिख रहा है, उल्टा सुल्टा लिख रहा है, ठीक है, तो ये होता है, पढ़ नहीं पाता है कि सा को वाज देख रहा है, वाज को सा देख रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि बच्चा लिख नहीं पा रहा, लिखने में उसे दिक्कत है, ठीक है, हस्तलेखन में दिक्कत हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि क्या है, अधूरा वाक्य दे रही है, उसे सही लगाना है। तो क्या कर रही है टीचर, मतलब पूरे सेंटेंस को करने के लिए क्या करना होगा? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, लेखों की रचना करना सिखाना, विराम चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करना, या शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार योग्य बनाना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? यानी क्या है, सेंटेंस को पूरा करने की बात कर रही है कि आगे पीछे लगाए हुए हैं उसके टुकड़े, उसके पार्ट्स, अधूरे अधूरे सेंटेंस हैं तो उन्हें पूरा करना है। तो इसे क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स, ठीक है। तो टीचर क्या कर रही है? वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करा रही है, ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में तरीके से लगाना कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तरीके से लगा देना, क्या कहलाता है? सिंटैक्स, यानी वाक्य विन्यास, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ा है हमने, इंग्लिश में भी पढ़ा है ये जब थ्योरी की थी, है ना। तो 10th का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। 11th क्वेश्चन बताइए, इसे तो आप चुटकियों में गायब कर देंगे। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? बताइए, भाषा जन्मजात होती है तो ऐसा कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की या ब्रूनर? तो भाई ये तो सभी को ही पता है, कौन कहता है ऐसे? चॉम्स्की कहते हैं। अब तो एग्जाम का टाइम है, अब तो ये वैसे भी क्वेश्चन आपके टिप्स पे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान यानी सोशियो लिंग्विस्टिक का हिस्सा नहीं है?
कौन सा एक, ये बटन दब जाता है बार बार, सोशियो लिंग्विस्टिक का हिस्सा नहीं है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सत्तात्मक कार्य को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभाव का अध्ययन। भाई ये बात तो ठीक है, सोशियो लिंग्विस्टिक है, इसके अंदर समाज का भी अध्ययन, राजनीति का, भाषा परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन इसके अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ये बात भी। बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन या फिर समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, ये बात भी ठीक है। लेकिन सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर हम ध्वनियों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कहीं साउंड की बात थोड़ी ना होगी। भाई अगर हम सोशियो लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज कहीं भी कोई स्टडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ साउंड की बात थोड़ी होती है, ठीक है। तो थर्ड ही ऑप्शन हमारा गलत होगा, नहीं पूछा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है, बताइए। कौन सी एक अच्छी गतिविधि है, कौन सी एक बढ़िया एक्टिविटी है। कविता वाचन, सेकंड ऑप्शन है कक्षा में नाटक करना यानी रोल प्ले या ड्रामा, रोल प्ले ये ड्रामा करना। वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराना यानी डिबेट कंपटीशन। भाषा प्रतियोगिता का आयोजन कराना यानी सिंपल कंपटीशन कराना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई सबसे अच्छी जो गतिविधि होती है रोल प्ले होती है, कक्षा में नाटक करना, रोल प्ले करना है, ड्रामा करना है, तो इससे अच्छा सीख पाते हैं बच्चे, है ना। भाई कुछ भी सिखा रहे हैं तो रोल दे दें अलग अलग, तो कितने बढ़िया सीख पाएंगे बच्चे, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सबसे अच्छी गतिविधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास की आवश्यकता है, यानी क्रिएटिव राइटिंग अगर करनी हो तो सबसे बढ़िया कौन सा है। औपचारिक लेखन, सेकंड ऑप्शन है अनौपचारिक लेखन, थर्ड है प्रतिवेदन लेखन, फोर्थ है निबंध लेखन। निबंध यानी एस्से राइटिंग, ठीक है भाई। एस्से तो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं। सृजनात्मक लेखन का मतलब है कुछ भी क्रिएटिव लिख सके, जहाँ पे कोई बाउंडेशन ना हो, फ्रीली लिखे बच्चा, अपने विचारों को बिल्कुल फ्रीली लिख सके, ठीक है। प्रतिवेदन होता है रिपोर्ट राइटिंग किसी भी एक टॉपिक पे। औपचारिक होता है एक फॉर्मल तरीके से यानी फॉर्मल राइटिंग, एक तरीके से लिखना बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि अनौपचारिक लेखन जो होता है उसमें बच्चा अच्छी तरह लिख सकता है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं होती, इसे बोलते हैं इनफॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या है फ्रीली लिख सकते हैं, तो बच्चा क्या है अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकता है, कोई भी लेखन जो लिखने वाला है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है, बताइए। क्या होना चाहिए मीडियम प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। मातृभाषा होना चाहिए यानी बच्चे की घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, या फिर 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा हो, या फिर अंग्रेजी। तो भाई ये तो सभी को पता होगा कि बच्चे को क्या किससे पढ़ाना है, मदर टंग से पढ़ाना है शुरुआती में, है ना। भाई प्राइमरी में बच्चे को क्या है मातृभाषा से ही पढ़ाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, आगमन पद्धति हमने पढ़ी थी, क्या होता है बताइए, बता देंगे जिसने पढ़ा होगा हिंदी में। जटिल से सरल की ओर जाते हैं, या फिर उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, या फिर नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। डी ऑप्शन है व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। बताइए, देखो टेक्स्ट बुक पे तो हमें केंद्रित रहना नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नियम से उदाहरण की ओर है तो निगमन है, नी से निगमन, नी से नियम, क्या है निगमन। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है निगमन पद्धति। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा सेकंड, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। अगर आगमन पद्धति है तो एक याद कर लो, आगमन पद्धति है तो उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन है ये याद कर लो, निगमन है नी से नियम, नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों में से एक पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछ लेगा, इसमें नहीं पूछेगा, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। भाई सबसे कम पूछ रहा है। कहानी को दोहराना कि दोबारा दोबारा पढ़ें,
कहानी को अंत परिवर्तित करना, यानी उसका जो अंत है उसे परिवर्तित करें, तो अपनी भाषा में कैसे भी करें। कहानी को आगे बढ़ाना, यानी कंटिन्यू रखें, आगे बढ़ाएं, या फिर अपने शब्दों में कहना। देखो ये तो बेस्ट है ही कि भाई जहाँ अपने शब्दों की बात हो रही है उससे अच्छा क्या होगा कि बच्चा अपने शब्दों में कह रहा है। कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो भी ठीक है कि कंटिन्यूटी में है। कहानी का अंत परिवर्तित करना, भाई अंत अपने आप ही तो करेंगे, बुक में तो नहीं होगा, है ना। अंत हमने पढ़ लिया, लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया कहानी का, उसे कैसे परिवर्तित करेंगे, अपने आप ही तो करेंगे अपने शब्दों से, तो ये भी ठीक है। लेकिन कहानी को दोहराना, यानी रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन, ठीक है। तो रिपीटेशन हमारी गलत होती है ना। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सबसे कम प्रभावी पूछा था, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे। किसी पुस्तक से उसके बाहर के बारे में पढ़कर सुनाएंगे, यानी जो भी फेस्टिवल के बारे में बताना चाह रहे हैं कोई भी बुक उठाएंगे और उससे पढ़ाना शुरू कर देंगे या पढ़कर बता देंगे। बी ऑप्शन है, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे, यानी बच्चों से कहेंगे कि जो ये पर्टिकुलर त्योहार है तुम्हारे यहाँ पे कैसे मनाया जाता है, तुम बताइए तुम्हारे क्या विचार हैं, ठीक है। तो बच्चों के अनुभव सुनेंगे, या फिर उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिख कर लाने को कहेंगे कि इस त्योहार पे निबंध लिख कर लेके आना है। जैसे पब्लिक स्कूल में क्या होता है, दिवाली आ रही है तो डायरी में लिखवाते हैं कि राइट एन एसे ऑन दिवाली, ठीक है। होली आ रही है तो राइट एन एसे ऑन होली। या फिर क्या करेंगे, श्याम पट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे कि ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, भाई उतार लो। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। देखो ब्लैक बोर्ड पे हम कुछ भी लिख रहे हैं और उतारने के लिए कह रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। ना ही बच्चों को ये कहेंगे कि घर से लिख के ले आओ या 10 बार लिखो, ये चीज़ें गलत होती हैं। उस त्योहार के बारे में उनके अनुभव सुनेंगे, बच्चे से कहेंगे, जिन बच्चों के अनुभव को सुना जा रहा है भाई, तो उससे बढ़िया क्या होगा, बच्चे खुद बताएंगे भाई हमारे यहाँ पे दिवाली ऐसे बनती है, दूसरा बताएगा हमारे यहाँ पे ऐसे बन। तो बच्चे क्या है, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जा रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि बताइए बातचीत प्राथमिक स्तर पर क्यों महत्वपूर्ण है। यह सीखने और सीखी गई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है, यानी जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा बच्चे उतना ही सीखेंगे। बी, बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, क्यों भाई बच्चे बातूनी नहीं होते हैं, हाँ होते तो हैं ही। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है कि कंपलसरी है, बातचीत अगर ना हो तो शिक्षण होगा ही नहीं, ऐसा है क्या। हमारी पार्टी योजना में पहले से ही प्रस्तावित है, इसका तो कोई अर्थ नहीं बनता, यहाँ पार्टीबाजी तो हो नहीं रही है, ठीक है। ना ही बातचीत करना जो है अनिवार्य है कि कंपलसरी है, बिल्कुल तो ऐसा भी नहीं है। और बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, तो इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, बातचीत करना अच्छा लगता है, भाई बातें करने थोड़ी ना जा रहे हैं स्कूल में, बात करने का मतलब है डिस्कशन, वहाँ ऐसे थोड़ी कि तूने क्या खाया मैंने क्या खाया, ये थोड़ी बात करनी है। सीखने और सीखी गई बातों को सुदृढ़ बनाना, यानी डिस्कशन करना, आपस में पढ़ने की लिखने की बात करना, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बता रही है, फिर उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है, यानी पहले क्या है परिभाषा बता रही है फिर उदाहरण बता रही है, ठीक है। यानी क्या कर रही है, नियम से उदाहरण की तरफ जा रही है, नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई नी से नियम और नी से निगमन, है ना। कितना इजी है देखो। सोच रहे होंगे मन में कि इजी आपको लग रहा है, इजी जब पढ़ लेते हैं तो इजी लग जाता है, ऐसे नहीं है, ये इजी है, बस क्या है इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, नहीं तो है तो इजी। वैसे देखो दिक्कत कहाँ होती है, लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है, सभी को होती है वैसे तो स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ही ज़्यादा फिर समझ में आने लग जाती है, यानी टच में आ जाती है। कोई भी चीज़ हो अगर आप उससे पढ़े जा रहे हैं कंटिन्यूटी में, तो वो समझ आने लगती है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है ही, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है।
फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है, बताइए। पाठ को अपने अनुभव संसार से जुड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। सॉरी भाई, तुम्हारे आसपास कौन कौन से फूल हैं, उनकी महक बहुत तेज है, उन्हें अपनी भाषा में लिखो। तो ये जो एक्टिविटी करा रही है टीचर, जो ये अभ्यास करा रही है, इसका क्या उद्देश्य है कि पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। बात तो ठीक है कि अपनी भाषा में लिखेंगे तो संसार से जुड़ेंगे, है ना, और अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे तो बहुभाषिकता भी होगी, है ना। बच्चों को भाषा की कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा लिख सकते हैं, नहीं, बच्चों को आंकना नहीं है, बच्चों को जज नहीं करना है कि वो अपनी भाषा लिख सकते हैं या ये वो कर सकते हैं, वो तो सब कर सकते हैं। बच्चों को फूल और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना, डिटेल बिल्कुल बताना, या फिर बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। नहीं, हमें ना जज करना है, ना ही बच्चों को आंकना है, ना ही उनका टेस्ट लेना है, और ना ही उन्हें विस्तृत जानकारी देनी है किसी चीज़ की, उन्हें मास्टरी नहीं करानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं, बताइए। जो कहानियाँ हैं बच्चों की भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, यानी थिंकिंग को, इमेजिनेशन को, ठीक है, क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को बढ़ावा देती हैं, या फिर ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं कि रूल सिखा रही हैं लैंग्वेज के। बच्चों को खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं कि खाली समय है तो एंजॉय करो अपने आराम से। यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि टेक्स्ट बुक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा, टेक्स्ट बुक से तो हमें बिल्कुल दूर रहना है। खाली समय का सदुपयोग करा रही हैं तो ये भी गलत बात है कि भाई कहानियाँ हम खाली समय में थोड़ी करते हैं, खाली समय में तो फिर एंजॉय हो गया एक तरह से, खाली एंजॉय थोड़ी करना है, हमें तो पढ़ाई को एंजॉय करना है कि हम पढ़ें ऐसे कि उसमें हमें मजा आए, खाली एंजॉय नहीं करना। ना ही नियम सिखाने हैं, ठीक है, रूल्स पे हमें कोई फोकस नहीं करना है। ये बात ठीक है कि कहानियों का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की इमेजिनेशन भी बढ़ती है कि भाई कोई भी कहानी सुना रहे हैं, एक कुत्ता था एक बिल्ली थी, तो बच्चा सोचेगा अच्छा कुत्ता था बिल्ली थी, शेर आ रहा था, शेर ने किस किस को खाया, जंगल में एक शेर था, है ना, सोचते हैं बच्चे। जैसे कि रात में सोने के लिए छोटे बच्चे कहते हैं कि कहानी सुनाओ, तो वो बीच बीच में पूछते हैं कि वो मर गया, वो कहाँ गया था, वो उसने किसे खा लिया, उसने किसे खाया, तो ऐसे पूछते हैं। तो ये क्या है, उनकी इमेजिनेशन है, कुछ अपनी तरफ से बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ये क्या होती है, क्रिएटिविटी, और सोचते तो वो है ही। तो क्या है, कहानियाँ किस में हेल्प करती हैं, इमेजिनेशन में, क्रिएटिविटी में, थिंकिंग में, यानी बच्चे की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है, यानी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। कौन सा मेथड है ये, टोटल फिजिकल, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है और हिंदी में भी पढ़ा है, ठीक है। रेस्पॉन्स किसने दिया है ये, और इसमें किसकी भूमिका होती है। देखो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स में क्या होता है कि जो भी टीचर पढ़ा रही होती है वो अपनी गेस्चर्स के थ्रू, यानी हाथ पैर ऐसे घुमा फिरा के, जैसे हाथ मतलब पोजीशन बदल बदल के, हाथों को हिला के, कुछ भी एक्टिविटी करके, गतिविधि करके बच्चों को सिखाती है, ठीक है, यानी फिजिकली रेस्पॉन्ड करती है। क्या करती है, फिजिकली रेस्पॉन्ड करती है। तो इसमें किसकी केंद्रीय भूमिका होती है, शिक्षक की, या फिर अभिभावक की, या फिर परिवार की, या फिर विद्यार्थी की। तो बताइए, सिंपल सी बात है कि भाई शिक्षक पढ़ा रही है तो शिक्षक की केंद्रीय भूमिका है, उसके पीछे पीछे बच्चे कर रहे हैं, है ना। शिक्षक बता रही है कोई भी पोयम तो फिर बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं, शिक्षक कोई भी पोयम गा के सुना रही है तो बच्चे भी गा रहे हैं, ठीक है। तो किसकी भूमिका होती है, शिक्षक की, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भाषा की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त, यानी होल करिकुलम, या फिर एंटायर करिकुलम। एंटायर करिकुलम में समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है। भाई केवल वर्ड, ओनली वर्ड, ये क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं,
ठीक है, ओनली, केवल। बेहद जटिल और संवेदनशील है, यानी जो लैंग्वेज की पढ़ाई है, लैंग्वेज की स्टडी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसा है क्या, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, यानी टेक्स्ट बुक से ही पॉसिबल है। तो टेक्स्ट बुक से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। बेहद जटिल और संवेदनशील, जटिल कोई चीज़ नहीं होती, सब चीज़ इजी होती है। पढ़ाने का तरीका होता है, टीचर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। भाई किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होती, ना ही बच्चे में दिक्कत होती है। अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, अगर टीचर पढ़ा रहा है ना, अगर बच्चे के नंबर नहीं आ रहे तो टीचर में दिक्कत है, पढ़ाने में दिक्कत है ना। तो ये भी गलत है। ओनली, केवल, ये तो हमारे नेगेटिव ऑप्शन होते हैं कि भाई केवल तो कुछ भी नहीं होता। केवल का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी बात हो, उसे लिमिटेड कर दिया गया है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। भाई एक बात बताओ, भाषा की जो पढ़ाई है वो सारे सब्जेक्ट में आती है। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं वहाँ भी लैंग्वेज का यूज़ होता है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, है ना। कोई भी एसएसटी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो क्या होता है, समूची पाठ्यचर्या में ये व्याप्त है भाषा की पढ़ाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, गलत पूछ रहा है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, बी ऑप्शन है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, यानी अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, एनरिच्ड करिकुलम, एनरिच्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, कि बिना स्कूल में जाए भाषा अर्जन हो जाता है। डी ऑप्शन है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, यानी बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है, नेचुरली होता है, सिंपल होता है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई ये ऑप्शन तो ठीक है कि स्वाभाविक क्षमता होती है सभी में सीखने की। सबसे पहले तो भाषा अर्जन होता क्या है, भाषा अर्जन होता है जिसे हम बिना एफर्ट्स लगाए, बिना स्कूल में जाए सीख लेते हैं, जो हमारे घर की भाषा होती है, मम्मी पापा से जो हम सीखते हैं, दादा दादी से सीखते हैं। 3 साल का बच्चा पूरा बोलने लगता है जब वो स्कूल में जाता है ना। तो वो कैसे सीख लेता है, उसे कोई पढ़ाता थोड़ी है, बिना पढ़ाए आ जाती है ना। तो क्या है ये बिना विद्यालय के भी संभव है, भाई स्कूल जाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है ना। और क्या है, एक परिवेश देना चाहिए इसे, मतलब जैसा माहौल मिलेगा बच्चा वैसा सीखेगा, है ना। लेकिन इसमें कोई भी नियम नहीं सिखाए जाते, कोई भी इसमें ग्रामर नहीं सिखाई जाती, कोई भी रूल्स नहीं सिखाए जाते, ना ये याद कराई जाती है, ये तो ऐसे ही आ जाती है ना। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी गलत पूछा है नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, बताइए असेसमेंट का कौन सा एम नहीं है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना कि बच्चा इतनी इम्प्रूव कर रहा है, या फिर ये बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा है, दूसरे टीचर से जाके बताना। या फिर भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, या फिर बच्चा क्या सीख पा रहा है, कैसे सीख रहा है, या फिर कैसे नहीं सीख रहा है, ये देखना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ठीक है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, भाई आकलन का यही तो उद्देश्य होता है कि भाई बच्चे को क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्या गलती हो रही है बीच में, है। तो ये भी सही है कि बच्चे को पहचान करना, ये भी ठीक है। भाषा सीखने की प्रक्रिया यानी उस प्रोसेस को सफल बनाना, या फिर ये भी ठीक है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना कि भाई हाँ ये बच्चा तो काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। तो असेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि देखना कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या उसे आ रहा है, क्या उसे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर उसे रिमेडियल टीचिंग दो, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये बात तो गलत है कि बच्चे के बारे में किसे उनके पेरेंट्स को या फिर दूसरे टीचर्स को बताना कि देखो इस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, ये बच्चा तो डल है, उसकी पहले ही वैल्यू डाउन कर दो बिल्कुल। अगर वो दूसरी क्लास में जाए तो टीचर को पहले ही पता हो कि भाई ये तो बिल्कुल निकम्मा है 1 नंबर का। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऐसा नहीं करना है, ये उद्देश्य नहीं है आकलन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है, बच्चे की पर्सनैलिटी में, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में किसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, मातृभाषा का, या फिर क्षेत्रीय भाषा का। भाई बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण हो, चाहे वो सोशली इम्प्रूव करे, तो इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, बच्चे की मातृभाषा का, है ना, बच्चे की मातृभाषा का। मातृभाषा से पता चलता है किस संस्कृति का है, कहाँ से बच्चा आ रहा है ना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अच्छा उद्देश्य है, सबसे बढ़िया उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, कि बच्चा कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग कर रहा है, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, या फिर भाषा में मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, यानी जो उसका फॉर्मेट है, बिल्कुल स्टैंडर्ड जो तरीका है उसे बिहेवियर में लिया, उसे याद कर लो एक तरह से, या फिर उसके व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना, यानी उसके जो ग्रामर रूल्स हैं उन्हें अपने बिहेवियर में लिया, उन्हें याद कर लो। तो ये भी गलत है, ना हमें ग्रामर रूल्स पे फोकस करना है, ना ही हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे फोकस करना है, ठीक है। भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, कठिन तो कुछ भी नहीं होता भाषा में, है। भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, भाषा का प्रयोग कर सके, ठीक है। तो ये क्षमता क्या है, उसके अंदर उत्पन्न करनी है, विकास करना है इसका, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, 5 वर्ष की जो नजमा है वो खुद से ही बातें कर रही है, क्या बात कर रही है? नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब खुद से ही बातें कर रही है कि ये वाला नहीं, दूसरे वाला, ये इससे पूरा बन जाएगा, खुद से ही बड़बड़ा रही है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, बताइए। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, या फिर पाठ या ढांचा, या आत्म केंद्रित वार्ता। देखो ये तो ईगोसेंट्रिज्म हो गया, तो इनकी थ्योरी में आता नहीं है ना। पार्ट और ढांचा होता है स्कैफोल्डिंग, इसमें तो क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को, कि बच्चा अगर अटक रहा है तो उसे थोड़ी सी सपोर्ट करना, उसे थोड़ा सा हेल्प करना। तो हेल्प की बात तो यहाँ हो नहीं रही है, ठीक है। और वो क्या कर रही है, खुद से बातें कर रही है, कोई जोर से तो बोल नहीं रही है, तो वो क्या कर रही है, प्राइवेट स्पीच कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है, यानी व्यक्तिगत वार्ता कर रही है वो, ठीक है, खुद से ही बोल रही है, बड़बड़ा रही है खुद से ही, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसे, व्यक्तिगत वार्ता। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है, बताइए कौन सा एक गलत है। ए ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, कि बच्चों को क्या है, लिटरेचर दें, बाल साहित्य दें, पोएम्स याद कराएं, रिसाइट कराएं। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिए जाने चाहिए, कि उन्हें रिटिन वर्क दें। या फिर सी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो भाई अगर बच्चों को फ्रीडम दी जा रही है तो उससे अच्छी क्या बात होगी, बच्चा बिना डरे सब चीज़ पूछेगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, छुपे रहते हैं, अपना मुंह नहीं दिखाते टीचर को, क्या है छुप जाते हैं बेंच के पीछे कि दिख ना जाए, मैडम को मेरा मुंह दिख गया ना तो मुझे ही उठा देंगी। करते हैं ना स्कूल में ऐसे बच्चे, है ना। तो क्या है, सम्मान दिया जाना चाहिए उनकी भाषा को। भाई बच्चों की भाषा को सम्मान दे रहे हैं या फिर बच्चे को भी सम्मान दे रहे हैं तो बच्चा खुश रहेगा, है ना। लेकिन ये बात गलत है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटिन वर्क दें, लिखित कार्य दें, तो ये बात गलत है, इससे तो कोई भी शिक्षण नहीं होगा, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा गलत होगा, यानी सही होगा, नहीं पूछ रहे हैं तो यही ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ए भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि, क्या स्वीकार करना चाहिए, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, कि एरर्स जो हैं पार्ट हैं। भाई एरर करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा, गलतियां करके। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देना, वे सुधर जाएंगे, क्यों नहीं, इग्नोर कर दें, बच्चा अपने आप ठीक कर लेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा सब पता चल जाएगा इसे। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है, कि बच्चों को अगर उनकी गलतियां बता दी तो क्या है, ये बाधा का काम करेगा। या फिर बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, उन्हें लैंग्वेज सिखाना ही जरूरी नहीं है। क्यों भाई, क्यों जरूरी नहीं है, सिखाना है हमें तो बच्चों को। उनकी गलतियां समझाना उनकी बाधा, ये भी बात गलत है कि अगर बच्चों को बता रहे हैं कि तुम्हारी ये गलती है या कुछ भी है तो उनकी बाधा बन जाएगी वो, तो ऐसा गलत है। गलतियों पे बिल्कुल भी ध्यान न देना, तो इग्नोर करना भी गलत बात है, ठीक है। ये बात ठीक है कि गलतियां जो हैं सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, यानी पार्ट है एक लाइफ का। देखो सभी करते हैं गलती, छोटे बच्चे क्या बड़े भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां करके ही तो सीखते हैं, है ना। ऐसे कोई एकदम एक्सपर्ट तो बन नहीं जाता।
तो ए ऑप्शन ठीक है हमारा, है ना, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कट गया सारा। आगे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे कि टीचर क्या है, अगर मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो सारे बच्चे एक ही गति से सीखेंगे, एक ही स्पीड के साथ सीखेंगे। या फिर यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्न के उत्तर देंगे, कि अगर उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सी ऑप्शन है। शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। यानी क्या है, अगर उन्हें मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उन्हें अच्छे से समझ आएगा और वो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उन्हें क्या है, रेस्पेक्ट दी जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनकी भाषा का सम्मान किया जा रहा है। डी ऑप्शन है, कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। तो बताइए, देखो ये बात भी गलत है कि कम से कम भटकाव होगा, ऐसा तो है नहीं। और अगर उन्हें मदर टंग में पढ़ाएंगे तो वो सबके आंसर देंगे, या फिर उन्हें मदर टंग में पढ़ाएंगे तो वो सब एक स्पीड से सीखेंगे। देखो सबके सीखने की स्पीड अलग होती है, हर बच्चे की स्पीड अलग होती है, हर बच्चे की IQ अलग होता है, हर बच्चे का तरीका अलग होता है समझने का, है ना। हर बच्चे को समझ भी एक साथ आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। तो समान गति सभी एक जैसी नहीं हो सकती, है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि अगर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ा रहा है कोई भी टीचर, शिक्षक, तो क्या है, बच्चे आसानी से समझ पाएंगे और खुद को अच्छा महसूस करेंगे कि भाई हमें स्वीकार किया जा रहा है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पठन में आने वाली समस्या क्या है, यानी पढ़ने से रिलेटेड क्या है विकार। डिस्ग्राफिया, ये तो लिखने वाला है, डिसलेक्सिया, अफेजिया या फिर डिसकैलकुलिया, बताइए तो क्या होगा, बताइए, चलो आप ही बता दीजिए, ये तो सभी बता देंगे। क्या है डिसलेक्सिया, यानी बच्चे को अगर पढ़ने से संबंधित विकार है, पढ़ा नहीं जा रहा, सा को वाज पढ़ रहा है, डॉग को गौड़ पढ़ रहा है, तो क्या है, उसे डिसलेक्सिया है। क्या है, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 34, बस खत्म होने वाले हैं। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, यानी भाषा को सजाए बिल्कुल तब समझे। विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, यानी बच्चा अलग अलग तरीके से यूज कर सके, भाषा को प्रयोग कर सके, कक्षा में प्रयोग करे, अपने दोस्तों के साथ प्रयोग करे, घर पे प्रयोग करे, तो ये विकसित करना चाहिए। या फिर शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखो शुद्ध भाषा तो कोई भी यूज नहीं कर सकता, ना हम करते ना आप करते, तो बच्चे कैसे कर लेंगे, है ना। तो ये तो गलत है। उनके सिद्धांतों की समझ करके क्या करेंगे, या फिर अलंकारिक भाषा की समझ बनाएं। सबसे बढ़िया है कि बच्चे को भाषा प्रयोग कराएं, तभी तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, है ना। तो क्या करना चाहिए, भाषा के अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चे को मौके देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बच्चा भाषा को यूज कर सके, तो ये उनके अंदर विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ए ऑप्शन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य हैं, यानी टेक्स्ट बुक अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, तो क्या है, टेक्स्ट बुक भी उनके हिसाब से बनवाए, उसमें अलग अलग शब्द हों, वाक्य हों, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं सबकी भाषा हो। तो ऐसी टेक्स्ट बुक संभव है क्या, ऐसी बुक संभव है जिसमें सारी भाषा हो। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, या फिर उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य तो कुछ नहीं है कि भाई सभी बच्चे सीखेंगे, तो ऐसा तो है नहीं, बच्चों के लिए कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं होती। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है कि उनकी भाषा को सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना अनिवार्य है कि उनकी भाषा, अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी भाषा को क्या है, सम्मान देना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा, भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है,
भाई अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ेंगे तो क्या है, अलग तरह से यूज भी कर सकेंगे, अलग अलग तरीके से यूज भी कर सकेंगे भाषा को, समझ बनेगी बच्चे के अंदर। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, यानी ग्रामर सीखने को मिलती है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, या फिर लेखकों के बारे में। भाई अलग अलग अगर सामग्री पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लेखकों के बारे में, किताबों के बारे में या व्याकरण की जानकारी मिलेगी। बच्चा क्या है, अलग अलग तरह की समझ बनेगी उसे, अलग अलग तरह से वो यूज करेगा, प्रयोग करेगा, इस तरह की समझ बनेगी। ठीक है, जैसा पढ़ेगा वैसे ही यूज करेगा। ठीक है, तो तरह तरह की सामग्री क्या है, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए बताइए। विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, यानी अलग अलग भाषा प्रयोग के परिचय प्राप्त करने के मौके दें बच्चों को। व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें, उन्हें कि रूल सिखा दें कि आराम से फिर ये सीखते रहेंगे, पूरी बुक आराम से कर लेंगे। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ ना डालें, यानी कोई भी उनका आकलन ना करें, कोई भी उनका असेसमेंट ना करें। ठीक है, उन्हें इस चीज़ से मुक्त रखें, फ्री छोड़ दें बिल्कुल। कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को कुछ भी मत पढ़ाओ, सब आ जाएगा उन्हें धीरे धीरे, है तो ये तो गलत है। और ना ये कि कोई भी तरह का आकलन ना, भी आकलन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या इंप्रूव कर रहा है, क्या उसे नहीं आ रहा है ना। और व्याकरण के नियम समझाना, तो ये तो सबसे गलत बात है। हमें कोई नियम नहीं पढ़ाने हैं बच्चे को, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराने हैं, है ना। क्या कराने हैं, प्रयोग कराने हैं, विविध भाषा प्रयोग कराने हैं। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे मौके देने हैं बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रयोग कर सके। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं बताइए। ए ऑप्शन है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, कि एक टीचर होने के नाते आप ये करेंगे कि टाइम से भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर चाहे कुछ भी हो। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, कि बुक पूरी हो जाए बस। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचय कराना, या फिर बच्चों द्वारा भाषा परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो हमें मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो। ठीक है, ना ही हमें पाठ्य पुस्तक पे ध्यान देना है कि टेक्स्ट बुक को जल्दी जल्दी पूरा करवा दो, ना ही हमें ये कि करिकुलम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, करिकुलम टाइम से, पाठ्य पुस्तक पूरे टाइम से कंप्लीट हो जाए, तो ये बात भी गलत है। हमें क्या करना है, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय कराना है। ये बात अच्छी है कि टीचर को क्या है, अलग अलग तरीके से पढ़ाना है, अलग अलग विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीचर को क्या है, अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए भाषा प्रयोग की। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, कि जैसे टीचर बोलेगा वैसा ही एनवायरनमेंट बनेगा क्लास में। भाई टीचर अगर गलत तरीके से बोल रहा है तो बच्चों पे वही प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है, पूरी भाषा का वातावरण उसी पे डिपेंड करता है कक्षा में। वह भाषा का शिक्षक है, इसलिए उसे भाषा प्रयोग की क्षमता बढ़ानी चाहिए। या फिर ये स्कूल का इंस्ट्रक्शन है कि भाई स्कूल के रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं। या फिर इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, कि सब पे प्रभाव डाल देगा, तो ये भी बात नहीं है। उसे क्या है, उसकी वजह से भाषा का वातावरण बनता है, जैसा टीचर बोलेगा वैसा ही कक्षा का वातावरण रहेगा। तो इसलिए क्या है, अपनी भाषा की क्षमता भी उसे सही करनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। ठीक है, बढ़ानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि, बताइए क्या महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्तर पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें, यानी टीचर क्या करे, खुद ही एमसीक्यू क्वेश्चन बना दे, खुद ही पूरा पेपर डिजाइन कर दे, हैं। या फिर पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार मान ले, को ही, बस एक ही चीज है, केवल ओनली, कि बस इसे ही आधार मान ले। या फिर पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, कि पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाए टाइम से। अभी हम पीछे पड़ गए, ये नेगेटिव बात होती है। ठीक है,
पाठ्य पुस्तक को सीमा से स्वतंत्र होकर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे, यानी बच्चों को फ्रीडम दे कि भाई बुक पे फोकस ना करके तुम ज्यादा से ज्यादा यूज करो भाषा को। तो वो बात ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा मौके दे रहे हैं बच्चे को कि ज्यादा से ज्यादा वो यूज कर सके, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो यही ऑप्शन हमारा ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 40 में से कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं, अगर बता सकते हैं तो बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं भाई है। आधों की मुझे तो शर्म आ रही है, मेरे तो बहुत सारे गलत हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ठीक हो रहे हैं तो बता दीजिए, नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, है ना। बस इतने ही क्वेश्चन है आज में। कल इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन। तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी को बता देना, शेयर कर देना, बाकी ये वाली भी शेयर कर देना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम सभी का अच्छा होगा, ठीक है।